गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आजकल हम लोग स्ट्रैटेजीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे ऑटोक्रेटिक टीचिंग और डेमोक्रेटिक टीचिंग इनसे संबंधित आप स्ट्रैटेजीज़ को देख रहे हैं। ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज़ यानी उसमें जो टीचिंग की जाती है वो हमारा टीचर सेंटर्ड होता है, जबकि हमारा डेमोक्रेटिक जो टीचिंग होती है वो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होती है। जो ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है उसमें आपका लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल स्ट्रैटेजी ये सब आती है, जबकि हमारा डेमोक्रेटिक जो टीचिंग होती है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें हमारा डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इससे पहले हमने जो स्ट्रैटेजी ऑसबॉर्न की वो भी आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि वो डेमोक्रेटिक टीचिंग है। फिर हमारा रोल प्लेइंग है, फिर हमारा प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। ये जो मेथड्स हैं ये भी हमारे डेमोक्रेटिक मेथड में आते हैं, डेमोक्रेटिक टीचिंग में आती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोल प्लेइंग। हम और भी चीज़ें कंप्लीट करें, जैसे रोल प्लेइंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, टीम टीचिंग है, इन तीनों को आज हम कवर करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग को देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते कैसे हैं। स्ट्रैटेजीज़ को बनाने के लिए क्लास का जो वातावरण है यानी इन्वायरमेंट है और जो क्लास की परिस्थिति है, साथ में आपके टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू यानी टीचर की जो दृष्टिकोण है उसके आधार पे हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, उसी के आधार पे हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज़ में आपका सबसे पहले हम देखेंगे रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग होता क्या है। सबसे पहले रोल प्लेइंग किसने दिया? 1920 में जैकब एल मोरेन ने दिया था। इसको हम हिंदी में भूमि निर्वाह नीति, अनुकरणीय या फिर पात्र अभिनय कहते हैं। इसको इंग्लिश में आपको रोल प्लेइंग ही मिलेगा। हिंदी में कई नाम है, जैसे भूमि निर्वाह नीति, अनुकरणीय या पात्र अभिनय, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद से हम समझते हैं रोल प्लेइंग का अर्थ क्या होता है। रोल प्लेइंग का अर्थ होता है जैसे बालक के द्वारा किसी पात्र को यानी किसी भी रोल को विशेष रूप से अनुसरण करने के लिए जब हम कहते हैं तो वो हमारा रोल प्लेइंग कहलाता है। यानी बालक के द्वारा किसी पात्र को जिया जाता है या अनुकरण या अनुसरण किया जाता है तो वो हमारा रोल प्लेइंग होता है। रोल प्लेइंग में आपका टीचर जो होता है स्टूडेंट को अपने सामाजिक परिवेश में पाए जाने वाले कई किरदार यानी जो भी आपका जो रोल दिया जा रहा है उससे बालकों में अनुसरण करने द्वारा यानी अनुसरण के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वो हमारा रोल प्लेइंग कहलाता है। रोल प्लेइंग से बालक की जो स्मृति है वो तेज होती है, क्योंकि बच्चा देख के सीख रहा है, बच्चा सामने से इंटरेक्ट हो रहा है, बच्चा देख रहा है कि कैसे कैसे पात्र को अभिनय किया जा रहा है, तो बच्चा का जो स्मृति है उसमें वो तेज होता है। साथ में बालक स्वक्रिया करता है यानी कि स्वयं से करके सीखता है, तो बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं और सक्रिय होकर इसको करने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो रोल प्लेइंग है वो आपके लैंग्वेज पेपर में, आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट में इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हिस्ट्री के पात्र होते हैं, जैसे आपका पृथ्वीराज चौहान है, फिर आपका झांसी की रानी है, इन सब के रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपका कोई टॉपिक आ गया झांसी की रानी, क्लास में कोई टॉपिक है तो हम इसको पात्रों को डिवाइड कर देते हैं कि आप झांसी की रानी बनेंगे, मंत्री बनेगा, फिर ये अंग्रेज बनेंगे, तो ऐसे ऐसे हमने पात्रों को डिवाइड कर दिया। उसके बाद से उन पात्रों का वो अनुकरण करता है, यानी उन पात्रों के द्वारा जो उनको भूमिका दी गई है उसको वो प्रेजेंट करता है, तो वो हमारा रोल प्लेइंग ही कहलाता है। इसमें जो कठिन सब्जेक्ट है या कठिन टॉपिक है उसको हम सरलता से कर लेते हैं, क्योंकि वो सामने हो रहा होता है, यानी कि पात्र अपने आप से जीता है, यानी कि हमारे सामने वो दिख रहा है, तो हम उस पात्र को और अच्छी तरह समझ पाते हैं कि उस पात्र ने क्या कहा और इसकी क्या क्या भूमिका रही है। इसके बाद से ये जो रोल प्लेइंग है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, नकल बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं और हमेशा सक्रिय होते हैं। यानी ज़्यादातर वो क्या करना है, सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक्टिव होते हैं और स्वक्रिया करते हैं, जिससे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है रोल प्लेइंग। बच्चों का मन यानी कि मन की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, जो संवेग है, वो भी हमारे सामने व्यक्त करने का मौका मिलता है उन बच्चों को, यानी बच्चे अपने इमोशंस को प्रेजेंट कर पाते हैं। ये छोटी क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर हम इसकी स्टेप की बात करें तो इसमें सबसे पहले स्टेप आता है, यानी कि सोपान की बात करें तो सबसे पहले आता है तैयारी की अवस्था, यानी कि वार्मिंग अप स्टेज। ये आपका पहले तैयारी की जाती है, यानी आपको कहाँ इसको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, कौन सा माहौल आपको चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, तो तैयारी की पहले अवस्था की जाती है। अब पहले तैयारी की अवस्था होती है, उसके बाद से जो भूमिका निभा रहे हैं उनके पात्रों का चयन किया जाता है, कौन सा पात्र कौन सा भूमिका निभाएगा इसका चयन किया जाता है। उसके बाद से थर्ड स्टेप आता है, जो अभिनयकरण कर रहा है, जो अभिनय कर रहा है उसकी कौन कौन सी आवश्यकता है, यानी कौन से कपड़े देने हैं, उसको कौन कौन सी चीज़ें, कौन से इंस्ट्रूमेंट उनको देने हैं, टूल्स कौन कौन से यूज़ होने हैं, यानी सेटिंग ऑफ द स्टेज फॉर रोल।
फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है दर्शकों की तैयारी। अब आप अगर जब पात्र बन रहे हैं, उसके बाद से जब रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको देखने वाले भी चाहिए, तो उनकी भी तैयारी की जाती है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। फिर आपका आता है अभिनय, जो कर रहा है उस प्रक्रिया को वो संपन्न करता है, यानी कि जो आपको प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, जो भूमिका दी गई है उसको वो प्रेजेंट करता है, यानी कि इन एक्टिंग द स्टोरी रोल एंड द सिचुएशन। उसके बाद से आपका आता है परिचर्चा एवं मूल्यांकन। जब आप अभिनय कर लेते हैं उसके बाद से डिस्कशन करता है टीचर, फिर इवैल्यूएट करता है। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो फिर से, यानी कि 7th पॉइंट जो आपका आएगा, पुनः अभिनय करना, फिर से वो एक्ट करता है, यानी इन एक्टिंग अगेन। फिर आपका 8th पॉइंट आता है पुनः परिचर्चा तथा मूल्यांकन। टीचर फिर से डिस्कस करता है, उसके बाद से इवैल्यूएट करता है, और लास्ट में 9th पॉइंट में आपका सामान्यीकरण, यानी कि निष्कर्ष निकाल दिया जाता है, यानी टीचर के थ्रू आपका निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। इसमें जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी वो आपको देखता है, एब्जॉर्व करता है और आपको बताता है कि आप कहाँ का त्रुटि कर रहे हैं। इसमें आपका एक मैं आपको कोटेशन दे रही हूँ चेस्टर और रोबोट का, वो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। भूमिका निर्वाह एक ऐसी तकनीक है, यानी कि रोल प्लेइंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की भूमिका से हटकर, यानी जो आपके रोज़मर्रा की जो जीवन की जो भूमिकाएं हैं उससे हटकर, जो भाई बहन का रोल है उससे हटकर किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका करनी पड़ती है। आपको जो रोल दिया जा रहा है उसको आपको अभिनय करना है। भूमिका निर्वाह में व्यक्ति को अपनी जीवन शैली के व्यवहार को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की जीवन शैली की नकल करनी पड़ती है, यानी कि अनुकरण करना पड़ता है। तो ये है आपका रोल प्लेइंग। इसके बाद से सेकंड जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो आपका प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड आपको पता है किलपैट्रिक ने दिया था, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद दिया, आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आप लोग मेरा आदर्शवाद प्रयोजनवाद का जो मैंने टॉपिक दिया हुआ है फिलॉसफी का, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप जॉन डीवी जो जिनके शिष्य किलपैट्रिक थे, इस विधि का जन्म इन्होंने दिया, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड को किलपैट्रिक ने दिया था। इन्होंने इस विधि में क्या कहा कि छात्रों के समक्ष कुछ समस्या दे दी जाती थी और छात्र उसका चयन करके उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्य को करते हैं, और इसमें जो टीचर होता है वो मार्गदर्शक का काम करता है, यानी जब बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी तभी जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, वो उसका मार्गदर्शन करेगा। इसमें बहुत सारे कोटेशन हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है, जो कि बेलार्ड ने कहा था। जैसे प्रोजेक्ट मेथड को बेलार्ड ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था बेट ऑफ रियल लाइफ। ये आप लोग कहीं लिख लेंगे, बेट ऑफ रियल लाइफ बेलार्ड ने कहा था। अगर हम यूनिट ऑफ एक्टिविटी कहेंगे तो वो पार्कर ने कहा था। अगर हम किलपैट्रिक की बात करें तो किलपैट्रिक ने उन्हें होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी कहा है। ये आप लोग याद रखें, क्योंकि किलपैट्रिक का ये कोटेशन ज़रूर आता है, होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। इसे आप अगर आप कोटेशन के थ्रू देखें तो इसमें लिख सकते हैं, अ प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ स्कूल इन्वायरमेंट। इसको इंग्लिश में, हिंदी में भी देख लेंगे। प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ये आपका किलपैट्रिक ने लिखा है। किलपैट्रिक ने कहा कि स्टूडेंट स्वयं सामाजिक वातावरण में जाकर सूचनाओं को इकट्ठा करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तभी टीचर उन्हें हेल्प करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। स्टूडेंट खुद अपना कंटेंट इकट्ठा करेगा, जितने भी उसके टूल्स हैं उसको यूज़ करेगा और उसके बाद से आपके सामने प्रेजेंट करेगा। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी क्रिएटिंग अ सिचुएशन। सबसे पहले टीचर एक सिचुएशन देता है, उसके बाद से योजना का चयन। सेकेंड पॉइंट जो होगा आपका स्टेप होगा योजना का चयन, यानी कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है वो उसका आप चयन करोगे। फिर थर्ड पॉइंट आपका आता है योजना का नियोजन, यानी कि जब आपके पास प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप प्लान करते हो कि आपको कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद से आपका आता है फोर्थ पॉइंट योजना की पूर्ति, यानी कि आप योजना, आपका प्रोजेक्ट बन गया है, उसके बाद से आपको कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। फिर फिफ्थ आता है आपका इवैल्यूएशन, जो कि आपका टीचर करता है। और लास्ट में आप उस योजना का लेख तैयार करते हैं, यानी कि रिपोर्ट तैयार करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मेथड में आपको टीचर एक बहुत सारी समस्याएं देता है, आप स्वयं से उस प्रोजेक्ट को चुनते हैं, चुनने के बाद उस समस्या का हल ढूंढते हैं, यानी छोटे छोटे ग्रुप में जो बच्चे दिए गए हैं, स्वयं अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करता है, कंटेंट इकट्ठा करता है, उसके बाद से उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है। और अगर उसे ज़रूरत पड़े तो वो टीचर का हेल्प ले सकता है, यानी कि जो टीचर है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है और अन्यथा कुछ नहीं।
इसमें आपके स्टेप्स देख लिए, पहले आपका परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा योजना का चयन करना, थर्ड आपका योजना का नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर इवैल्यूएशन करना और लास्ट में आपका रिपोर्ट या राइटिंग करना या रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो ये आपके 6 स्टेप्स होते हैं योजना में, प्रोजेक्ट मेथड में। अगर हमारे प्रोजेक्ट मेथड के गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। सबसे पहला गुण है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसे करके सीखने की बात की गई है यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात की, स्वयं से कर रहा है बच्चा, स्वयं से अधिगम कर रहा है और बच्चा ढूंढ रहा है। तो ये इसमें प्रोजेक्ट मेथड में इसकी एक गुण है। नेक्स्ट इसमें ये भी गुण है कि ये जो स्टूडेंट इसमें जब काम करते हैं तो इससे बच्चों में वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता होने के बाद भी बच्चों में अधिगम करने की क्षमता बढ़ती है। बहुत ही सब बच्चे इंडिविजुअल हैं, फिर भी अपने अपनी क्षमता के अनुसार बच्चे अधिगम करते हैं। इसमें सामाजिक गुणों का विकास भी होता है क्योंकि बच्चे बाहर जाके सामाजिक परिवेश में जाके सीखते हैं, अपना टूल्स इकट्ठा करते हैं, अपने कंटेंट को इकट्ठा करते हैं, यानी कि बच्चों का सामाजिक गुण के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है, बच्चे का पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है और बच्चा अपने बात को कह भी पाता है और समझ भी पाता है या नई चीज़ें क्रिएट कर पाता है। इसमें स्टूडेंट का चिंतन लेवल जो है, जो आपका रिफ्लेक्ट लेवल है, उसकी क्षमता भी बढ़ती है। यानी कि स्वयं से करके जब सीखता है बच्चा तो उसकी वो आदत पड़ जाती है और अनुभव के द्वारा सीखता है, जिससे उसका ज्ञान स्थायी और स्पष्ट भी हो जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट मेथड हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें अगर गुण है तो दोष भी है। दोष की बात करें तो इसमें सबसे पहला दोष है कि इसमें समय, आपकी एनर्जी और धन तीनों ही वेस्ट होते हैं, यानी कि खर्च उसका ज़्यादा होता है। इस मेथड में एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक्सपर्ट टीचर अगर नहीं होगा तो बच्चों की जहाँ समस्या आएगी उस समस्या का वो समाधान नहीं कर पाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड वहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाता है। सबसे मेन चीज़ एक और आती है कि इस विधि में क्लास के जो टाइम टेबल होता है, यानी कि आपके क्लासरूम में फर्स्ट पीरियड आपका मैथ्स का है, सेकेंड पीरियड हिंदी है, फिर इंग्लिश है, ऐसे जो टाइम टेबल बना है उसमें आप एक ही पीरियड में आप एक प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी एक प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू आप एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते, जिससे आपका जो टाइम टेबल है, जो स्कूल का टाइम टेबल है या कक्षा का जो टाइम टेबल है, उसमें अव्यवस्था आ जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट आपके दोष में भी आ जाते हैं। इसके बाद से हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें यानी सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत भी आपको जानना ये जरूरी है क्योंकि इस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सबसे पहला होता है सौद्देश्य का सिद्धांत यानी कि पर्पजनेस। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि एक्टिविटी। थर्ड है आपका वास्तविकता सिद्धांत यानी कि रियलिटी। फोर्थ है आपका उपयोगिता के सिद्धांत यानी कि यूटिलिटी। और फिफ्थ है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत जो कि आपका फ्रीडम है, बिना फ्रीडम के आप कोई चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको स्वतंत्रता किस चीज़ की दी जाए तो आप चिंतन लेवल आपका बढ़ता है। उसका से लास्ट आपका आता है सामाजिक विकास का सिद्धांत यानी कि सोशल डेवलपमेंट, जिससे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। बच्चा बाहर जाता है, 4 लोग से इंटरेक्ट करेगा तो बच्चों का सोशल डेवलपमेंट ही होता है। यानी कि आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड में आपका पर्पसनेस, एक्टिविटी, रियलिटी, यूटिलिटी, फ्रीडम और सोशल डेवलपमेंट आता है। ये आपके कई बार पूछे भी जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ये आपका रहा प्रोजेक्ट मेथड। लास्ट में हम देखते हैं एक टॉपिक और जिसमें आपका नाम है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग को हिंदी में लिखा जाता है टोली शिक्षण या दल शिक्षण। टीम का मतलब ही है कॉपरेशन यानी कि सहयोग करना। टीम यानी कि एक टीम मिलकर सहयोगपूर्ण कार्य करती है, यानी एक टीचिंग लेवल को आगे बढ़ाती है, तो वो हमारी टीम टीचिंग कहलाती है। टीम टीचिंग का प्रयोग सबसे पहले 1955 में यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। इसमें 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, जिसमें टीचिंग के जो निर्धारित उद्देश्य, जो एम हमने डिसाइड किया है, उसकी प्राप्ति की जाती है। आप डेविड के अनुसार देखते हैं। डेविड ने कहा था कि दल शिक्षण एक इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप एक उचित कार्य योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों, रुचियों तथा दक्षताओं को इकट्ठा करने के लिए निर्णय लेते हैं। ये आपकी टीम टीचिंग है। अगर हम सिंपल भाषा में टीम टीचिंग को समझें तो इसको हम कह सकते हैं जब एक से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर या एक साथ पाठ योजना बनाकर एक कक्षा को एक ही साथ जाकर पढ़ाते हैं तो वो हमारी होती है टीम टीचिंग। इसमें कई प्रोसेस होते हैं, जैसे 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है प्लानिंग, यानी कि बिना योजना के आप कोई टीचिंग नहीं कर सकते हो। पहले योजना बनाएंगे यानी प्लानिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज, यानी कि आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, संगठन करेंगे। फिर लास्ट में आप इवैल्यूएशन करेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक टीचर है तो सबसे पहले आप योजना बनाते हैं कि आपको इतना टॉपिक पढ़ाना है, इसके बाद से मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद से मैं पढ़ाऊँगा। यानी कि आपने पहले प्लानिंग कर ली कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ाना है। इसके बाद से आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं, आपको इतना ही कंटेंट आपको पढ़ाना है, इसके बाद से मैं पढ़ाऊँगा। ऑर्गेनाइज कर दिया गया
गया है, उसके बाद से वो इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने जिस हम उद्देश्य को लेके चले हैं उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। तो हम इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद से अगर कुछ त्रुटि आती है तो हम फिर से प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, देन हम इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें हमारे कई ऑब्जेक्टिव भी निर्धारित होते हैं। यानी टीम टीचिंग की बात करें तो हमारी सबसे पहला हम इसको टीम टीचिंग को करते क्यों हैं, ताकि टीचर्स में कोऑपरेशन की जो भावना है उसका विकास हो सके। बच्चों जो टीचर्स हैं उनमें भी सहयोग की भावना होनी चाहिए। सभी टीचर्स सहयोग करेंगे तो हम टीचिंग को और अच्छा बना सकते हैं। अगर इसमें एक्सपर्ट टीचर हैं, एक्सपर्ट टीचर की ही ज़रूरत पड़ती है। एक्सपर्ट टीचर के थ्रू ही टीचर्स जो स्टूडेंट्स को हम लाभान्वित कर सकते हैं, बच्चों की जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। इसमें टीम टीचिंग में लर्निंग बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, क्योंकि दो या दो से अधिक टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपने ज्ञान के अनुसार उस पाठ को और अच्छा बना लेते हैं, रुचिकर बनाते हैं, जिससे बच्चे इंटरेक्ट होते हैं। इसमें जो टीचर्स हैं कुछ एड्स के थ्रू, कुछ आपके जो टूल्स के थ्रू टीचिंग लर्निंग को इसमें इसकी जो लेवल है, टीचिंग लर्निंग का जो लेवल है उसमें सुधार भी करने की कोशिश करते हैं। टीम टीचिंग की कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे टीम टीचिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक टीचर मिलकर एक सहयोगपूर्ण रूप से शिक्षण कार्य करते हैं। ये तो आप समझ गए हैं। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसके बाद से हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें हम अगर टाइप की बात करें तो टाइप इसके 3 टाइप हैं। पहला टाइप है एक ही विभाग के शिक्षकों का दल बनाया जाता है। यानी एक ही विभाग है, जैसे आपका बीएड विभाग है, उसी के टीचर्स का दल बनाया गया, टीम बनाई गई और वो आपको एग्जीक्यूट कर रही है। दूसरा आपका पॉइंट आता है एक ही संस्था के विभिन्न विभागों के शिक्षकों का दल बनाया जाता है। यानी एक ही संस्था, यानी आपका पूरा बीएड डिपार्टमेंट है, उसमें से विभिन्न विभागों, जैसे आपका रिसर्च का कोई टीचर है, कोई आपका ज्योग्राफी का टीचर है, आपका मैनेजमेंट का टीचर है, फिर आपका फिलॉसफी का टीचर है, इन टीचर्स को लेके एक टीम बनाई गई और वो आपको प्रेजेंट कर रहा है। थर्ड आपका है विभिन्न संस्थाओं के एक ही विषय के शिक्षकों का दल बनाया जाता है। जैसे कि आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से एक ही विषय, जैसे मैंने मैनेजमेंट का ही लिया, मैनेजमेंट के हर एक टीचर को, हर एक इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट टीचर को मैंने ले लिया और उसका एक टीम बना के आपको प्रेजेंट किया। आप लोग देखते हैं कई बार इंस्टीट्यूट में कई टीचर्स आते हैं एक ही सब्जेक्ट के और आपको प्रेजेंट करते हैं आपके कंटेंट को, तो ये हमारी टीम टीचिंग कहलाती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, रोल प्लेइंग देखा, टीम टीचिंग देखा और प्रोजेक्ट मेथड देखा। इसको हमने डिटेल में देख लिया। आप लोग इसको अच्छी तरह देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।